जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी के एजुकेशन हब में। आज हम लोग देखने वाले हैं और कुछ छोटे मोटे राजवंशों के बारे में, जैसे काकतीय हो गया, यादव वंश हो गया, होलसा वंश हो गया। इसके अलावा कश्मीर का छोटा सा इतिहास देख लेंगे कि कश्मीर में किन किन शासकों ने, किन किस राजवंशों ने शासन किया था। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं काकतीय वंश। यह जो काकतीय वंश है, इसके जो संस्थापक हैं ये बीटा प्रथम है। ठीक है, इनका जो क्षेत्र है वह ये जो हमारा तेलंगाना वाला आज का जो क्षेत्र है, इस तेलंगाना वाले क्षेत्र में ये काकतीय वंश का साम्राज्य था। ठीक है, तो तेलंगाना में जो संस्थापक थे इसके बीटा प्रथम जो थे, इसके संस्थापक थे। अगला शासक हुए रुद्र प्रथम। ठीक है, रुद्र प्रथम ने ही राजधानी जो है वारंगल को बनाई थी। ठीक है, राजधानी जो थी काकतीयों की वह थी वारंगल। ठीक है, अगला शासक आया है प्रताप रुद्रदेव। नाम एकदम खतरनाक है और बहुत ही कायर शासक थे। क्यों ऐसा कह रहा हूँ ये देखिए, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी था, उन्होंने उत्तर में उन्होंने संपूर्ण भारत में विजय अभियान चलाया। उत्तर की ओर एक को भेज दिया और दक्षिण की ओर एक सेनापति को भेज दिया, खुद नहीं गया था। ठीक है, और उसने दक्षिण की ओर भेजा था मल्लिकाफुर। ठीक है, तो मल्लिकाफुर जो है जितना भी दक्षिण भारतीय राज्यों को मतलब जीता है अलाउद्दीन खिलजी ने, मलिक काफूर ने ही जीता, मलिक काफूर के माध्यम से ही जीता है। तो रुद्र प्रताप देव जो है इस पर मतलब मलिक काफूर ने उस समय आक्रमण कर दिया था। ठीक है, तो मलिक काफूर के आक्रमण से भयभीत हो गया, अलाउद्दीन खिलजी के डर से मलिक काफूर जो है जीतते हुए आ रहा था, तो इसके डर से भयभीत हो गया और बिना लड़े ही इसने अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी एक मूर्ति बनवाई। मूर्ति को फिर हथकड़ियाँ पहनाई, हथकड़ियाँ पहनाकर उसे अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया और इसी ने ही कोहिनूर हीरा जो है अलाउद्दीन खिलजी को भी भेंट की थी। अलाउद्दीन खिलजी इससे फिर प्रसन्न हो गया। ठीक है, तो ऐसा ये आदमी था। ठीक है, यहाँ पर से फिर ये वंश समाप्त हो गया, इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है। कोहिनूर को बस याद रखिए, रुद्र प्रताप देव को। ठीक है, प्रताप रुद्र देव को। अगला वंश है वह है यादव वंश है। ये यादव वंश जो है वो महाराष्ट्र के देवगिरी वाले एरिया पे ये यादव जी लोग थे। ठीक है तो महाराष्ट्र के देवगिरी में इसके संस्थापक जो थे वो थे भिल्लम प्रथम। भिल्लम प्रथम इसके संस्थापक थे। ठीक है, देवगिरी जो है इसकी राजधानी हुई। ठीक है, इसकी राजधानी कहाँ हुई? देवगिरी इसकी राजधानी हुई थी। सबसे प्रतापी शासक हुए थे सिंहन। ठीक है, सिंहन हुए थे सबसे प्रतापी शासक और सबसे स्वाभिमानी शासक हुए थे रामचंद्र देव। और प्रतापी भी काफ़ी थे, साहसी भी थे, क्योंकि इन्होंने मल्लिकाफुर से भी युद्ध किया। युद्ध में इतने बहादुरी से लड़े कि भले ही युद्ध हार गए, लेकिन युद्ध हारने के पश्चात क्या किया गया, इनको मतलब ना ही इनका मतलब अपमान किया गया, ना ही इनका कुछ और गलत इनके साथ किया गया, बल्कि इनको जागीरदारी दे दी गई देवगिरी की। ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो यादव वंश है, मल्लिक काफूर ने यादव वंश को तो पूरी तरह से जीत लिया था, लेकिन देवगिरी यानी कि जो इनकी राजधानी थी उनको ये पूरी तरह से नहीं जीत पाया था। और नहीं जीतने के कारण ही रामचंद्र देव जो है इस देवगिरी के इनको क्या बना दिया गया था, जागीरदार बना दिया गया था। बेचारा राजा से फिर जागीरदार हो गए थे। इतना बेहतरीन लड़े थे कि इन्हें मतलब ज़्यादा कुछ दंड नहीं दिया गया। अगला था होयसाल। ठीक है, होयसाल जो है ये यादव वंश जो थे उन्हीं के ये सामंत हुआ करते थे एक ज़माने में। इन्होंने द्वार समुद्र को अपनी राजधानी बनाई थी। थोड़ा सा नीचे ये लोग आप थे। ठीक है, द्वार समुद्र को अपनी राजधानी बनाई थी। इनका जो संस्थापक था विष्णु वर्मन थे। ठीक है, विष्णु वर्मन नामक जो थे इसके संस्थापक थे। इन्होंने वेल्लूर में चेन्ना स्वामी केशव मंदिर बनाया था। ठीक है, चिन्ना केशव मंदिर जिसे कहा जाता है वेल्लूर का, कर्नाटक में, उसे इन्होंने बनवाया था। किसने? विष्णु वर्मन ने। अंतिम शासक जो थे वीरबल्लाल प्रथम तृतीय, वीरबल्लाल तृतीय हुए थे। ये मल्लिक काफूर ने वीरबल्लाल तृतीय को हरा दिया था। जितने राजा देख रहे हैं आप लोग, जितने विवंश, सबको मल्लिक काफूर हराते गया था। इससे क्या मतलब साबित हो रहा है कि धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, प्राचीन भारत का जो इतिहास है वो समाप्त हो रहा है। अब हम लोग मध्यकालीन इतिहास की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब इस्लामिक आक्रांता यहाँ पर आना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, समय कब का है ये? 800 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के आसपास का ये समय है। 1100-1200 के आसपास का, धीरे धीरे इसी 400-500 साल का बीच का ये समय है। अगला देख लेते हैं कश्मीर का इतिहास, क्योंकि मल्लिक काफूर ने आक्रमण किया, उसके बाद अपने क्षेत्र में मिला लिया, यह वंश स्वतः ही समाप्त हो गया, होयसाल वंश। कश्मीर का इतिहास देखते हैं। देखिए, कश्मीर का इतिहास में हम लोग देखते हैं जब भी, तो इसकी जानकारी जो है संस्कृत के विद्वान हुए थे कल्हड़। कल्हड़ की पुस्तक थी राजतरंगिणी। ठीक है, इस राजतरंगिणी पुस्तक के माध्यम से ही इसकी जानकारी मिलती है इतिहास के बारे में। इस कल्हड़ की जो महान विद्वान कल्हड़ थे, इनकी राजतरंगिणी पुस्तक की जो विशेषता थी यह थी कि इन्होंने ही सबसे पहले इतिहास को मतलब क्रमबद्ध लिखना शुरू किया था। एक इतिहास जो हम लोग क्रमबद्ध रूप से इतने टाइम से पढ़ते आ रहे हैं, उसे सबसे पहले मतलब सजाने का काम किया था कल्हड़ की पुस्तक राजतरंगिणी में। ठीक है, इसलिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने राजाओं के गुण दोष की विवेचना बिना पक्ष धरे यानी कि पक्षपात
पक्ष रहित होकर यानी कि पक्षपात रहित होकर इन्होंने बताया था कि राजा में क्या गुण है क्या दोष है, सब कुछ मतलब लाइन से लिखते गए और बताते गए, ठीक है। और पक्षपात रहित होकर बताते गए, ये इनकी दो विशेषताएं थी, इतिहास को क्रमबद्ध करना और पक्षपात रहित होकर राजा के गुण दोष को बताना, ठीक है। इसलिए राजतरंगिणी काफ़ी फेमस है। कश्मीर में मुख्य रूप से 3 राजवंशों ने शासन किया था। एक थे कारकेट पहला, दूसरे में उत्पल और तीसरे में फिर लोहार जाति, लोहार वंश मतलब आते गए जाति नहीं, ठीक है। तो ये जो वंश है कारकेट की समाप्ति के बाद उत्पल आया, उत्पल की समाप्ति के बाद लोहार वंश आते गए, ऐसे प्रकार से आते गए। तो पहला देखते हैं कारकेट वंश। कारकेट वंश जो है इसके संस्थापक थे दुर्लभ वर्धन, ठीक है। दुर्लभ वर्धन जो है इसके संस्थापक थे कारकेट वंश के, ठीक है। कारकेट हो गया, उत्पल हो गया और लोहार हो गया, ठीक है। ये तीनों वंश KUL, कारकेट, उत्पल और लोहार वंश ये कश्मीर में थे। उसके बाद यवन आक्रमण हो गया था, ठीक है। वेनसांग जो है इसी समय मतलब जो दुर्लभ वर्धन थे कारकेट वंश के संस्थापक, इसी के टाइम पर ये कश्मीर गए थे, कश्मीर आए थे और कश्मीर में इन्होंने भ्रमण किया था और कश्मीर के बारे में इन्होंने बताया थे। यानी कि दुर्लभ वर्मन 641 ईसा पूर्व मतलब 641 ईस्वी के आसपास के जो समय है उसी टाइम के व्यक्ति थे, ठीक है। अगला शासक मतलब इसके बाद बहुत सारे और 2-4 शासक हुए थे, लेकिन सबसे क्रूर शासक हुए तारापिन, ठीक है। तारापिन नाम का जो व्यक्ति थे सबसे क्रूर शासक ये हुए थे। सबसे योग्य शासक ललितादित्य मुक्तापिंड, ठीक है। सबके नाम में पिंड वगैरह कुछ मिलते रहेंगे, ठीक है। जैसे तारापिंड, ठीक है, ललितादित्य मुक्तापिंड ग्रह नक्षत्रों के नाम पर है इनके नाम, ठीक है। योग्य शासक थे ललितादित्य मुक्तापिंड। चंदेल शासक जो थे यशोवर्मन को इन्होंने हरा दिया था, ठीक है। इसको हरा दिया था चंदेल शासक। यहाँ पर चंदेल यानी कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला जो एरिया है हमारा, उसमें चंदेल यानी कि जजाग भुक्ति वंश के बारे में हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था। वही जो चंदेल शासक थे उनके जो शासक हुए थे यशोवर्मन, उनको हरा दिया था इन्होंने। किसने? मुक्तापिंड ने, ललितादित्य मुक्तापिंड। इन्होंने जो कश्मीर में सूर्य मंदिर है, मार्तंड सूर्य मंदिर, उसका निर्माण किया था। देखिए भारत में 2 सूर्य मंदिर हैं सबसे ज़्यादा फेमस हैं, एक कोणार्क का सूर्य मंदिर, ठीक है, और दूसरा है हमारा ये कौन सा मतलब जो कश्मीर में स्थित है मार्तंड का सूर्य मंदिर। ये 2 मंदिर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। तक्षशिला हो गया, राजपूताना, श्रीपुर, उर्सा और पुंची, ये सारे जो हैं वो कश्मीर का मतलब क्षेत्र हुआ करते थे। मतलब क्या है, इतने पर इन कारकेट वंश के राज थे, ठीक है। यानी कि जो पूरा इधर का एरिया हम लोग अगर देख ले, तक्षशिला वाला एरिया है, राजपूत वाला एरिया, तक्षशिला यानी कि पूरा पाकिस्तान एरिया घेर लीजिए, ठीक है। और राजपूत वाला एरिया समझिए पूरा राजस्थान वाला एरिया, ठीक है। उसके बाद जो है क्या क्या है, सिंहपुर, उर्सा और पुंची, ये छोटे छोटे एरिया हैं इस साइड के। उन सब पर इतना बड़ा मतलब साम्राज्य उस समय ये कश्मीर वाले कारकेट वंश का हुआ करता था। मतलब कभी ना कभी ये लोग धीरे धीरे विस्तार करते करते बहुत आगे मतलब बढ़ जाते हैं, ये वाला होता है, ठीक है सबका। जैसे कि मगध जो था छोटा सा था, लेकिन धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य जी ने कितना बड़ा साम्राज्य कर दिया कि उतना बड़ा साम्राज्य जो है भारत में फिर कभी नहीं हुआ है एरिया के हिसाब से, ठीक है। 50 लाख वर्ग किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। उसके बाद मुगल वंश 40 लाख वर्ग किलोमीटर, उसका जो वर्तमान भारत है वो खुद 33-35 लाख वर्ग किलोमीटर पर है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अंतिम शासक हुए थे जयपिंड, ठीक है। जयपिंड जो है 810 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु होने के पश्चात यह वंश धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। और जयपिंड जो है इनके दरबार में दामोदर गुप्त और क्षीर नामक 2 विद्वान रहते थे, ठीक है। जयपिंड की मृत्यु के बाद जो है अगला जो वंश आ जाता है उत्पल वंश, ठीक है। ये उत्पल वंश जो है वह कारकेट वंश की समाप्ति के बाद ही इन पर फिर इनके स्थान पर आया था। इसके जो संस्थापक थे ये अवंती वर्मन थे। अवंती वर्मन जो है ये इन्होंने अवंती नगर नाम से मतलब नगर बसाया था, अवंती नाम से अपने ही नाम से एक नगर बसाया था, अवंती नगर, ठीक है। रत्नाकर जो है आनंदवर्धन जो है ये क्या थे, विद्वान थे, ठीक है। कौन थे ये? विद्वान थे, कवि थे उस समय के। ये अवंती वर्मन के मतलब इस राज दरबार में ये लोग कवि हुआ करते थे, रत्नाकर और आनंदवर्धन, ठीक है। इसका सबसे योग्य मंत्री था सूर, ठीक है। इस मंत्री को सूर को बहुत ही योग्य मतलब इस समय मानते थे और सबसे करीबी ये उनके हुआ करते थे। सूर्य नामक अभियंता थे, ठीक है। उस समय के इंजीनियर थे सूर्य नाम के, ठीक है। सूर्य जो थे उन्होंने क्या किया था कि नहरों से सिंचाई के लिए नहर का निर्माण इन्होंने सबसे पहले किया था, ठीक है। सिंचाई के लिए नहर का निर्माण सूर्य नामक अभियंता ने किया था।
एक जो शासक आए थे शंकर वर्मन, ठीक है। शंकर वर्मन ने गुर्जर को जीत कर अपने क्षेत्र में मिला लिया। एक तो इनका क्षेत्र इतना बड़ा हो गया था और एक गुर्जरात वाला जो गुर्जर वंश हो गया इसको भी जीत कर फिर अपने क्षेत्र में और मिला लिया था, ठीक है। तो गुर्जर जो थे उनको भी, प्रतिहारों को, उनको भी जीत कर इनके जो अगले बेटे हुए थे शंकर वर्मन, इनके बेटे ही थे अवंती वर्मन के, शंकर वर्मन अगले शासक। तो इन्होंने गुर्जर को अपने क्षेत्र में मिला लिया था। अवंती वर्मन की मृत्यु के बाद जो है उनके बेटे शंकर वर्मन ये काफ़ी छोटे थे, तो इस वजह से इनकी जो पत्नी थी सुगंधा, इन्होंने शासन संभाला था, ठीक है। अगला एक और जो शासन में आई थी, एक रानी थी जिनका नाम था दिद्दा। वो रानी जो दिद्दा थी वह बहुत ही महत्वाकांक्षी रानी थी, ठीक है, बहुत ही महत्वाकांक्षी रानी थी। और इनके मृत्यु के पश्चात संग्राम राज के हाथों में बागडोर गया और संग्राम राज ने इस उत्पल वंश को समाप्त कर दिया और लोहार वंश की स्थापना इन्होंने कर दी। देखिए अभी जितना भी हम लोग पढ़े हैं उनमें कहीं भी कुछ मुस्लिम या फिर अन्य विदेशी आक्रांता मतलब राजाओं के नाम हमने नहीं पढ़े। सब क्या है, हिंदू धर्म से संबंधित थे, बढ़िया बढ़िया मंदिर बनवाए थे, मार्तंड सूर्य मंदिर, और बढ़िया अपना नाम भी अपने हिंदू नाम पर रखते थे। तो कश्मीर के इतिहास से हम लोग को ये जानकारी मिलती है कि कोई भी मुस्लिम आक्रांता या फिर विदेशी लोग इसमें थे नहीं। और पाकिस्तान वाले क्या कहकर चिल्लाते हैं कि कश्मीर हमारा है। आकर कोई बच जाएगा थोड़ी ना हो जाएगा भाई, ठीक है। अगला देखते हैं लोहार वंश, ठीक है। संग्राम राज जो है इस वंश के संस्थापक थे। जो रानी दिद्दा थी उनकी मृत्यु के पश्चात इन्होंने बागडोर संभाला और उत्पल वंश को समाप्त करके इन्होंने लोहार वंश की संस्थापना कर दी थी, ठीक है। इनके जो मंत्री हुए थे तुंग, ठीक है, इन्होंने अपने मंत्री तुंग को भटिंडा के जो राजशाही शासक थे त्रिलोचन पाल, इस त्रिलोचन पाल की ओर से महमूद गजनबी से लड़ने के लिए भेजा था। किसको? मंत्री को, अपने मंत्री तुंग को भेजा था संग्राम राज ने। किसकी ओर से लड़ने के लिए? त्रिलोचन पाल, जो कि भटिंडा के शासक, शाही शासक होते थे। महमूद गजनबी के खिलाफ अपने मंत्री तुंग को लड़ने के लिए भेज दिया था, ठीक है। इस समय सबसे योग्य शासक, सबसे विद्वान शासक, सबसे ज्ञानी शासक हुए थे हर्ष, ठीक है। हर्ष जो है इसने कश्मीर में भीषण मतलब उस समय अकाल पड़ गया था इस, और उस अकाल के टाइम पर फिर इन्हें नीर की उपाधि भी दी गई थी। देखिए कश्मीर जो है हर प्रकार की नदियाँ वहाँ से बहती हैं, ग्लेशियर हर कुछ है, लेकिन कश्मीर में भी अकाल पड़ गया। हमारे छत्तीसगढ़ में अगर अकाल पड़ जाता था प्राचीन काल में, मतलब 20-30-40 साल पहले, 40 साल पहले आज से, तो सब लोग कमाने खाने के लिए जम्मू जाया करते थे और कश्मीर जाया करते थे, ठीक है। तो इसमें दिखाया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी अकाल पड़ गया, तो उस समय हर्ष को नीर की उपाधि दी गई थी, ठीक है। ये एक कवि हुआ करते थे, इन्हें कई भाषाओं में पारंगत थे, कई भाषाओं का इनको ज्ञान था और भाषा के साथ साथ कई प्रकार की विद्याओं का भी इनको ज्ञान था। अंतिम शासक जो हुए जय सिंह हुए थे, ठीक है। जय सिंह के समय ही राज तरंगड़ी जो पुस्तक है यह पूर्ण हुई थी, ठीक है। इसके बाद इनके यहाँ यवन आक्रमण हो गया। यवन आक्रमण में जैनुल आबेदीन जो है वह सबसे महत्वपूर्ण मतलब शासक हुए थे। देखिए यहाँ से यवन आक्रमण शुरू हो गया ना, मतलब यहाँ से सिर्फ विदेशी आक्रांता आने शुरू हो जाएंगे। ये जैनुल आबेदीन जो है इसे कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है। उस समय थोड़ा फेमस हो गया। और जो अंग्रेज़ जो है ना, इन्होंने ऐसा मतलब हमारे इतिहास को लिख दिया है कि इनको मतलब इंडियन जितने भी राजा हुए थे इनमें महानता दिखाई नहीं देता। इनको अकबर में महानता दिखाई देगा, अलाउद्दीन खिलजी में महान दिखाई देगा, बस यही लोग महान दिखाई देते थे। इसलिए जितने भी मतलब बड़े राजा हुए थे प्राचीन काल में, कितने महान, ठीक है, उन सबको मतलब फिर दबा दिया जाता है। ये सब अंग्रेज़ों का ही जो 200 साल तक, 250 साल तक राज किया है, इसी सब का परिणाम है। उससे पहले मुगल जो आए वो सब का परिणाम हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ समाप्त हो जाएगा। इसके बाद मूर्ति स्थापत्य कला देखेंगे, उसके बाद फिर प्राचीन भारत का इतिहास समाप्त, मध्यकालीन भारत का इतिहास चालू हो जाएगा। तो रिवीजन अच्छे से करते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।